चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियोज देख लिए। हमने रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियोज में 3 रेशियोज देखे सर। एक हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने देखे उसमें प्रॉफिट ऊपर रखा। कौन सा वाला प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, डिवाइड किया किससे? सर मेरे पास इक्विटी से प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। याद आ रहा है सर? फिर हमारे पास था रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने यहां पहली दफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यूज किया, ऐसा, और इसको हमने डिवाइड किया किससे? ओनली इक्विटी से, क्योंकि सर रिटर्न ऑन इक्विटी था। फिर हमने यूज किया सर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। हम इसमें क्या किया सर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आप इन सब में देखें, ऊपर प्रॉफिट है नीचे कैपिटल है, ऊपर प्रॉफिट है नीचे कैपिटल है, ऊपर प्रॉफिट है नीचे कैपिटल है। अब जो हम रेशियोज कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, इसमें हम कैपिटल से रिलेट नहीं करेंगे रेशियोज को। ठीक है जी, प्रॉफिट को कैपिटल से रिलेट नहीं करेंगे। अब हम पीएनएल के अंदर से ही रेशियोज निकालेंगे, पीएनएल के अंदर से ही रेशियोज निकालेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। चलें जी। क्या मतलब सर मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक छोटा सा पीएनएल बना हुआ है, आपने मुझे रेशियोज कैलकुलेट करके देने हैं। सबसे पहले जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का मतलब पता है क्या है? जीपी रेशियो का मतलब यह है, पहले तो फंक्शन देख लेते हैं। जीपी रेशियो है सर ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। क्या इंडिकेट करे जी? ग्रॉस प्रॉफिट 400, सेल्स कितनी है जनाब? 1000। क्या आ रहा है सर? ये 40%। इसी तरह सर मेरे पास एक और कनेक्टेड रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर? पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। 600 डिवाइडेड बाय 1000। क्या आ रहा है सर? ये 60%। सर इन दोनों रेशियोज को आप ऐड करेंगे ना, तो ये बनेगा 100%। ठीक है जी, यानी 100% सेल्स। मैं कह रहा हूं जी 100 रुपए की सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए हमें 60 रुपए का खर्चा करना पड़ा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पे। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी टोटल सेल्स का 60% है, और टोटल सेल्स में से 40% हमें बचता है प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के बाद। जीपी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के बाद कितने पैसे बचाती है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के बाद कितना प्रॉफिट बचाती है, कितना रिटर्न बचाती है। ये बात समझ आ रही है? कंपनी अपना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के बाद कितना रिटर्न कमाती है। अब मुझे एक चीज ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, ये रेशियो किस कंपनी का अच्छा होगा? सर सीधी सी बात है, जिसको मटेरियल महंगा मिलता होगा, सस्ता मिलता होगा, लेबर सस्ता मिलता होगा, ओवरहेड सस्ते मिलते होंगे, ऐसा। इसका मतलब है सर हमारे पास जिस कंपनी को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सस्ते मिलते होंगे उसका रेशियो अच्छा होगा, जीपी रेशियो अच्छा होगा। किस कंपनी को ऐसे मिलता होगा? सर वो कंपनी जो पुरानी है, वेल स्टेब्लिश्ड है, वेल नोन है, ठीक है जी, लोगों की नज़र में बड़ी कंपनी है, तो उसको मटेरियल भी सस्ता मिलता है क्योंकि वो बल्क परचेजेस करती है। उसको लेबर भी अच्छा मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, क्योंकि बड़े ब्रांड के साथ बहुत सारे मजदूर एसोसिएट होना चाहते हैं। ठीक है जी, वो छोटी सैलरी के ऊपर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह सर मेरे पास जो ओवरहेड्स हैं वो भी एक बड़ी कंपनी को सस्ते मिलते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो फिक्स कॉस्ट होती है, आप जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो हमारा जीपी रेशियो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जीपी रेशियो बढ़ने में कंपनी की मैनेजमेंट से ज्यादा कंपनी की पोजीशन का कमाल होता है कि कंपनी के पास हिस्ट्री क्या आ रही है, लोग कंपनी को कैसे देखते हैं, कंपनी एक वेल नोन कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ठीक है जी, तो सर उसका हमेशा जीपी रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आप कंपेयर करें सर जिलेट को और किसको? ट्रीट कॉर्पोरेशन को। ट्रीट लोकल कंपनी है, जिलेट इंटरनेशनल है। जिलेट की मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की परचेजिंग है, ट्रीट कॉर्पोरेशन बेचारा छोटा सा बाहर है। दोनों अपना स्टील जर्मनी से लेते हैं, लेकिन सर ट्रीट को महंगा भी मिलता है, हल्की क्वालिटी का भी मिलता है। सॉरी, जिलेट को जो है वो सस्ता भी मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है। तो ट्रीट हमेशा पीछे रहेगा, जिलेट हमेशा आगे रहेगा, तो जिलेट का जीपी रेशियो हमेशा आगे होगा। इसमें जिलेट के सीईओ का कमाल है? नहीं सर, जिलेट के पास हिस्ट्री है, जिलेट का एक साइज है, बड़ी कंपनी, वेल नोन कंपनी। ठीक है जी, आप पेप्सी और कोक को कंपेयर करें, दोनों का जीपी लगभग एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों की मार्केट स्टैंडिंग, दोनों का पुराना होना एक ही जितना है, तो दोनों का जीपी रेशियो जनरली क्या होगा? सेम होगा। तो बड़ी कंपनीज का जनरली जीपी रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अच्छा सीधी सी बात है, जितना बड़ा जीपी रेशियो उतना कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, दोनों आपस में लिंक्ड है। ये बात समझ आती है? तो जीपी रेशियो पे आपने कमेंट क्या लिखना है? आपने ये लिखना है जनाब, जिस कंपनी का जीपी रेशियो बेहतर है, इस कंपनी को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या प्रोडक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली सस्ती पड़ी है।
इस कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा है, ऐसा। चलिए जी, आपके रट्टा लगाने के लिए हमने कमेंट्स यहाँ प्लेस कर दिए हैं, आपको याद इसी तरह करने हैं सर। जीपी रेशो इंडिकेट्स हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी इज जनरेटिंग आफ्टर पेइंग फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने के बाद क्या बच रहा है वो हमारा जीपी रेशो है। ये जीपी अफेक्ट होता है सर पोजीशन ऑफ द कंपनी की वजह से। ठीक है जी, एक वेल नोन लार्ज कंपनी को हमेशा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सस्ते मिलेंगे, चीप रेट्स में मिलेंगे, ऐसा। और सर एक स्मॉलर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ज़्यादा खरीदेगा तो फिक्स कॉस्ट कंपनी की कांस्टेंट होती है। कंपनी जब बेपना यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो कॉस्ट पर यूनिट गिर जाती है। स्मॉलर और लेसर नोन कंपनीज का हमेशा जो है वो जीपी स्मॉलर होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो हायर होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा सर, इसमें इसी तरह आपने कमेंट्स डालने हैं, थोड़ा सा मोल्ड करना सिचुएशन के हिसाब से। यह हमारे कमेंट्स से जीपी रेशियो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो के ऊपर। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलें जी, अब उतरे जरा सर जीपी से नीचे, तो आपको एडमिन और सेलिंग रेशियो नजर आ रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे जी एडमिन एक्सपेंस रेशियो ये कैसे निकलेगा, तो मैं कहूँगा बड़ा आसान है जी, जो एक्सपेंस का नाम है वो ऊपर लिख दें, सेल्स नीचे रख दें। ठीक है जी, एडमिन एक्सपेंसेस कितने भैया? सर हमारे पास 100 रुपये। सेल्स कितनी है जनाब? 1000 रुपये की, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 10%। ठीक है जी, इसी तरह सर मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस रेशियो है, ये अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो सर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 50 रुपये के। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1000 रुपये, ये हो गया जी 5%। याद रखना भैया, जो पुरानी बड़ी कंपनीज होती हैं, पुरानी बड़ी कंपनीज, ओल्ड कंपनीज, पुरानी कंपनीज, वेल स्टेब्लिश कंपनीज, उनका एडमिन एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होता है, क्योंकि सर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होता है, पहले से बना हुआ होता है। ठीक है जी, नए नए लोग वो मार्केट से उठाते ही नहीं है, पुराने लोग उनके पास चल रहे होते हैं और वो सस्ती सैलरी के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उनकी एडमिन कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कम होती है। फिर बड़ी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज के अंदर सर याद रखिएगा, एडमिन कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है। जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी ना, जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो ये फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी, सेल्स बढ़ जाएगी, ये रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बड़ी कंपनीज को चूंकि बड़े वॉल्यूम्स में वो काम कर रही होती है, सेल्स उसकी बेपना ज्यादा होती है, तो सर उसका एडमिन एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होता है। तो मुझे पता है किस कंपनी का एडमिन एक्सपेंस रेशियो जनरली बड़ा हुआ होगा, एक नई कंपनी, एक छोटी कंपनी। ठीक है जी, पुरानी कंपनी, वेल स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और सर बड़े स्केल पे काम करने वाली, सेल्स जिसकी ज्यादा हो, हमेशा ये रेशियो उसका कम होगा। डन सर। सेलिंग एक्सपेंसेस जनरली वेरिएबल होते हैं, जनरली वेरिएबल होते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने से ये कम नहीं होंगे, जनरली वेरिएबल है। वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे। लेकिन सर पुरानी कंपनीज को यहां एडवांटेज इसलिए होता है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और चीजें बड़ी स्टेबल होती हैं। तो सर आप एक बंदे को जाके कहें ना मैं आपसे 100 यूनिट बिकवाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कहेगा मैं हर यूनिट पे 10 रुपए का कमीशन लूंगा। मैं कहूंगा अगर 1 लाख यूनिट बिकवाने हो, अब वो 10 रुपए नहीं मांगेगा, अब वो पर यूनिट कमीशन की अमाउंट क्या कर देगा? कम कर देगा। क्यों? मैं उसको इतना बड़ा बिजनेस दे रहा हूं। तो याद रखिएगा, बड़ी कंपनीज को दोनों जगह डिसएडवांटेज है, छोटी कंपनीज को दोनों जगह डिसएडवांटेज है। ठीक है जी, बड़ी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टेबल, बड़ी कंपनी का सेल्स फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टेबल, तो कॉस्ट कम। बड़ी कंपनी की सेल्स ज्यादा, एडमिन कॉस्ट जनरली फिक्स होती है। तो सर चूंकि एडमिन कॉस्ट फिक्स्ड है, सेल्स बढ़ती जाएगी तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अच्छा, सेल्स एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं होता। क्यों? सेल्स एक्सपेंसेस में जब सेल्स बढ़ेगी ना तो सेल्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है जी, तो सर याद रखिएगा पुरानी कंपनी को यहां पर भी एडवांटेज है। आए जरा इसके कमेंट्स देखते हैं हम जनाब। चलो जी सर, इसके कमेंट्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ये दोनों रेशियोज इंडिकेट क्या कर रहे हैं? हाउ मच अ कंपनी इज पेइंग एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर 1 रुपी ऑफ सेल्स। 1 रुपए कमाने के लिए आपको 10 पैसे की एडमिन कॉस्ट पे करना पड़ रही है 1 रुपए का सेल्स पॉसिबल बनाने के लिए, और 1 रुपए की सेल्स पॉसिबल बनाने के लिए आपको 5 पैसे की सेलिंग कॉस्ट पे करना पड़ रही है। जितना कम उतना अच्छा है। सर जनरली कंपनीज विद स्टेबल एडमिन स्ट्रक्चर, ठीक है जी, हैव अ बेटर रेशियो। एडमिन की बारे में बात कर रहा है सर, ये पॉइंट नंबर 2 रिलेट करता है किससे? एडमिन से। तो एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो उस कंपनी के कम होंगे जिस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पुराना है, स्टेबल है। ठीक है जी, एडमिन कॉस्ट आर जनरली फिक्स्ड एंड लार्जर कंपनीज विद लार्ज सेल्स वॉल्यूम हैव अ स्मॉलर रेशियो। सीधी सी बात है सर, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा सेल्स, फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली। सर जब आप सेल्स को बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर में सेल्स होगी, बढ़ती जाएंगी, एडमिन कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी, तो क्या होगा? रेशियो गिर जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस आर जनरली वेरिएबल and will not reduce with high sales volume. However, well-established companies have stable distribution channels, so their selling cost ratio is smaller.
दोनों कंपनीज में पुरानी कंपनी को, बड़ी कंपनी को फायदा है। बड़ी कंपनी को जब जिसका सेल्स वॉल्यूम कम है उसको एडमिन में डबल फायदा है, ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स बढ़ेगी और एडमिन कॉस्ट तो फिक्स होती है, जगह भी रहेगी, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो हमारी रेशियो है और कम हो जाएगा, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, हमने ये कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे सर किसके ऊपर, पीबीआईटी के ऊपर। इससे नीचे आ जाते हैं ना, हमारे पास कौन सा रेशो आ गया, ये डन हो गया जी, ये डन हो गया। अब पीबीआईटी पे आ जाते हैं। जीपी हमने कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लिया। अब पीबीआईटी पे आते हैं जी। पीबीआईटी रेशो क्या जी, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके लिए कमाते हो, शेयर होल्डर डेट होल्डर दोनों के लिए। तो ये रेशो देख के तो दोनों जो है वो खुश हो जाएंगे। वो ये देखेंगे कि जी कंपनी अपनी सेल्स में कितना पीबीआईटी कमाती है, ठीक है जी, कंपनी अपनी सेल्स में कितना पीबीआईटी कमाती है। तो ये तो इन्वेस्टर के लिए रेशो, खुश हो जाएंगे दोनों देख के, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। कंपनी अपने हर 1 रुपए की सेल में 2 स्टेक होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है जी, ये हमने देखना है। ये रेशो ये बताएगा। नंबर 2 सर, इस रेशो से ये इंडिकेट होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को कितना कंट्रोल करती है। अगर मैं 2 कंपनीज को एक इंडस्ट्री में कंपेयर करूं, एक का रेशो 10% है ये पीबीआईटी रेशो, और एक का सिर्फ 24% है। ऑब्वियस सी बात है कि 24% वाली कंपनी अच्छी है, ठीक है जी। मे बी इसको एडवांटेज होगा बड़ा साइज होने की वजह से, मे बी इसको एडवांटेज होगा पुरानी होने की वजह से, लेकिन इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी सेलिंग एंड एडमिन दोनों पे करने के बाद अपने इन्वेस्टर के लिए हर 1 रुपए की सेल्स में 24 पैसे का फायदा कमाया है, जबकि दूसरी कंपनी सर हर 1 रुपए की सेल्स में सिर्फ 10 पैसे का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। याद रखिएगा, ये वो रेशो है जो आपको ये बताता है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे करने के बाद हर 1 रुपए की सेल्स में इन्वेस्टर्स के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रोडक्शन और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कवर करने के बाद हर 1 रुपए की सेल्स में अपने इन्वेस्टर के लिए क्या कमा रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट और एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस मीट करने के बाद कंपनी अपने हर 1 रुपए की सेल्स में इन्वेस्टर के लिए कितना पैसा बना रही है। डन। आए जरा सर इस पे कुछ कमेंट्स देख लेते हैं हम जनाब। जी सर, इंडिकेट्स हाउ मच अ कंपनी इज एबल टू सेव पर रुपी ऑफ सेल्स फॉर स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर एंड डेट होल्डर, ठीक है जी। फिर हायर रेशियो इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। हायर रेशियो इज अ रिजल्ट ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्शन एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परफेक्टली। जिस कंपनी का ये रेशियो अच्छा है, इंडिकेट कर रहा है कि सर उसने प्रोडक्शन कॉस्ट को भी अपनी पोजीशन की वजह से अच्छा मैनेज किया और अपनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी अच्छा मैनेज किया। ये रेशियो भी बड़ी कंपनीज का अच्छा होगा, छोटी और नई कंपनीज का ये रेशियो भी कंपैरेटिवली कम होगा, अनलेस के कोई बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, ठीक है जी। ये बात भेजे में बैठती है जनाब। हम अपने आखिरी रेशियो की तरफ बढ़ते हैं जनाब, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, और वो है जनाब हमारे पास सर, वो रेशियो है जनाब हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। हम खुद बताओ ये रेशियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है जी। यानी हम सारे एक्सपेंसेस मीट करने के बाद अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमा रहे हैं। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा शेयर होल्डर उतना खुश होगा, सीधी सी बात है। ऐसा है जी। इस पर कोई इतने लंबे चौड़े कमेंट्स की जरूरत नहीं है, बस ये हमें पता होना चाहिए कि सर हर 1 रुपए की सेल्स में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमा रही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा है, ठीक है जी। सर हम एक और रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आखिरी रेशियो हमारा सर इस पर्टिकुलर एरिया में, वो है जनाब एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब देखें, हम यहाँ एसेट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम एसेट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हमारे एसेट्स कितने सेल्स जनरेट करें, मोबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है जी, एक्टिविटी देख रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि जनाब हमारे पास कंपनी की सेल्स कितनी है और टोटल एसेट्स, या टोटल एसेट्स या फिर सर क्या चीज़, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी। सेल्स ओवर नॉन करंट एसेट्स या सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। खुद बताओ, अगर एक कंपनी आपको कमा के दे रही है 1,000 रुपए की सेल्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है सर,
टोटल एसेट्स मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं 10,000 रुपए के, क्या इंडिकेट करें सर? हम अपने टोटल एसेट्स का 10% हर साल रियलाइज करते हैं सेल्स में, फिर इसमें से कुछ एक्सपेंसेस मीट करते हैं और हमारे पास सर प्रॉफिट बच जाता है। अगेन इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, नॉन करंट एसेट्स या टोटल एसेट्स। तो सर सीधी सी बात है, ये भी सफर करेगा उसी तरह जिस तरह रिटर्न ऑन टोटल, सारे बातें वही लिखनी है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि आपके एसेट्स कितने प्रोडक्टिव हैं, प्रॉफिटेबल नहीं, वहां थे प्रॉफिटेबल कितने थे, ये क्या बताएगा, प्रोडक्टिव कितने। ठीक है जी, इसके कमेंट्स देख लेते हैं हम जनाब। सर इट फोकसेस ऑन द एबिलिटी ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, नहीं टू जनरेट सेल्स। ऊपर वाले में क्या होगा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, यहां रहे टू जनरेट सेल्स। द रेशियो शुड बी वेरी केयरफुली रेड एज इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट एसेट्स इसके जो है वो डिनोमिनेटर में है। दो कंपनीज को जब कंपेयर करें, जब कंपनीज का एसेट बेस सेम हो, डेप्रिसिएशन का मेथड सेम हो, ठीक है जी, एक कंपनी का रेशियो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है जी, जबकि असल में रेशियो गिर रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास एसेट्स जो है वो रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन असल में सर मामला बुरे होंगे। क्यों सर? डिनोमिनेटर अगर कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा हो ना, रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, भले आपकी सेल्स बढ़े ना बढ़े, रेशियो बढ़ रहा होगा भाई। ठीक है जी, डिस्करेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, डिस्करेज करता है कि आपको नए एसेट्स परचेज करने को डिस्करेज करता है। यही सारे पॉइंट आपने ऊपर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में भी लिखे थे, यहां पर भी आपने वही पॉइंट लिखे। यही 3-4 पॉइंट्स का आपने रट्टा लगाना है और याद करना है, जहन में रखना है। ठीक है जी सर, ये हमारे सारे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड रेशियोज थे। आई होप ये आपको याद भी हो गए होंगे, कमेंट्री भी आपने देख ली होगी। मैंने कोशिश किया इसको जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं, मैंने कर दिया। इसी एक हैंडआउट के अंदर चीज़ें याद करने वाली भी हैं। और सर अभी हम थोड़े पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमने मोबिलिटी रेशियोज देख लिए हैं, हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख लिए हैं, कुछ 3-4 रेशियोज और हैं, फिर हमने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।